हेलो हेलो हेलो। और बच्चों, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो सबको जय श्री कृष्णा, राम राम, जय श्री राधे। तो बच्चों, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 12th एमएसटी सीटी का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले आपके पार्ट 2 को यहाँ पे टच करने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे बाकी भी लेक्चर्स आपके यहाँ पे आएंगे। ओके, तो जैसे ही सीक्वेंस में स्टार्ट होगा, मैं टाइम टेबल का आपको सीक्वेंस यहाँ पे बता देता हूँ। हम लोग फॉलो करने वाले हैं एनसीईआरटी पैटर्न। ओके, नहीं तो मन में डाउट होगा, सर आपने तो बीच से स्टार्ट कर दिया, बाकी कब कहाँ से स्टार्ट होगा। हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। तो आपके जो 12th के स्टार्टिंग के 7-8 चैप्टर्स हैं, ओके, अप टू स्टेशनरी वेव्स, वो एनसीईआरटी में 11 स्टैंडर्ड में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद के जितने टॉपिक्स है आफ्टर वेव ऑप्टिक्स, फ्रॉम वेव वेव ऑप्टिक्स, वो आपके 12th के एनसीईआरटी में आते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी 11th और 12th का सीक्वेंस में चलने वाला है, क्योंकि अपना टारगेट सिर्फ और सिर्फ सीईटी होगा। साथ में बोर्ड्स भी होगा, बट बोर्ड्स के लिए आपको वन शॉट लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली 10 से 12 घंटे का रहेगा। वो किसी भी एंगल से वन शॉट नहीं होता। मैं उसको लेक्चर्स को सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड करूंगा, बाद में मर्ज करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। सीधी सी बात है, वो लेक्चर वन शॉट के नाम पे पूरा कोर्स ही होगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए देखिए कि इस बैच में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या आपको यहाँ पे करना है। ओके, देखो, तो आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, अपने क्लास 11th में अब हमको पढ़ने हैं 8 चैप्टर्स। ओके, क्लास 11 से हमको पढ़ने हैं 8 चैप्टर्स, और हमको क्लास 12 से पढ़ने हैं अप्रोक्सीमेटली 16 चैप्टर्स। मतलब अगर मैं मोटा माटी अंदाजा लगाऊं, तो यहाँ पे 16 और 8 आपका कितना हो गया, 24 हुआ। अगर टॉपिक्स को ब्रेक किया जाए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यही 24 टॉपिक्स आपके बन जाएंगे 28 चैप्टर्स। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं 28 चैप्टर्स को हमको अच्छे से डिटेल में डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। डेफिनेटली इसका लेवल कहाँ तक होगा बच्चों, इस लेक्चर सीरीज का जो लेवल होगा वो अप टू जेई मेंस जाने वाला है, क्योंकि सीटी में इसके ऊपर आने वाले आगामी 10 वर्षों तक इसके ऊपर सीटी कभी जा ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, सीटी इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। या फिर क्या पता फ्यूचर में सीटी को निकाल के, जैसे कि और भी स्टेट्स हैं वहाँ पे अब जेई मेंस को कंपलसरी कर दिया है, बट सीटी को निकलने में टाइम है अभी। फ्यूचर में हुआ तो देखेंगे, बट फिलहाल के लिए सीटी की तैयारी जेई मेंस लेवल तक ही करनी चाहिए। अगर आप उसके नीचे कर रहे हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जा रहे हैं, या फिर पर चैप्टर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बच्चों कि पर चैप्टर आपको कितने क्वेश्चंस की जरूरत होती है। पर चैप्टर मिनिमम मिनिमम आपको 250 क्वेश्चंस यहाँ पे करने चाहिए। 250 क्वेश्चंस में क्या क्या होगा, 250 क्वेश्चंस में तो एक तो वो क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, प्लस एमएसटी सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ओके, एमएसटी सीटी के पीवाईक्यू सारे के सारे जितने अब तक बने हैं। हालांकि जितना डेटा मेरे पास है, जितना मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है, विच इज अराउंड 3-3.5 हजार के बीच में क्वेश्चंस हैं मेरे पास। ओके, फिर उसके बाद में आपका आता है जेई मेंस के सारे पीवाईक्यू, ऑल पीवाईक्यू। लेकिन कौन से साल से करने हैं, आफ्टर 2019 टू 2025 अभी तक जितना है। फिर उसके बाद में नीट के सारे पीवाईक्यू, नीट के सारे पीवाईक्यू करने। अगर इतना आप लोग करके जाते हो, तो ये मेरी गारंटी मान के रखो, फिजिक्स में 50 आउट ऑफ 50 आपका पक्का। इसके नीचे आपको नंबर सोचना ही नहीं है। ओके, 50 आउट ऑफ 50 कंफर्म। और अगर ऑन एन एवरेज में बात करता हूँ, 45 प्लस कंफर्म होता है इतना मटेरियल करने के बाद में। ठीक है, तो ये कोर्स अपना लगभग लगभग मेरी ओर से तो मैं दिसंबर तक खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट डेफिनेटली साल है, बीच में बहुत कुछ होता रहता है, तो यह आपका जैन फेब बफर ईयर में जा सकता है, 2-3 महीना बफर में रखेंगे तो। ठीक है, अब इसके अंदर लेक्चर्स कब कब मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो देखो 12 का मैंने स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है, 11th के लिए कंटेंट बन रहा है, जैसे बन के स्टार्ट होगा वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो 11th का भी लेक्चर देख सकते हैं। ओके, 2 मिनट जरा, मेरे को ना स्लाइड की नीड है, तो
देखो यहाँ पर टाइम टेबल कैसा रहेगा आपका, आ जाओ। तो पहले टाइम टेबल डिस्कस डिस्कस कर लेते हैं, लेक्चर हम लोग थोड़ी देर में स्टार्ट यहाँ पे अपना यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो टाइम टेबल कैसा रहेगा आपका यहाँ पर, सबसे पहले मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, ओके। ये 3 दिन आपका यहाँ पे चलने वाला है 11th, ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो आपका रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स सब यहाँ पर रहेगा। फिर उसके बाद में आने वाले जो 3 दिन है, दैट इट्स योर थर्सडे, फ्राइडे एंड योर सैटरडे, ओके। और इन 3 दिन के अंदर आपका चलने वाला है 12th एनसीईआरटी, ओके। मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर सीक्वेंस वही होगा जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। कंटेंट कौन सा लेना है, बुक कौन सी लेनी है, अगर मेरी बात मानो तो एक सीटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, एक जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक और एक नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक ले लो, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा और कोई कंटेंट लेने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी, कहीं की भी, समझ गए। आपके पास बुक है, बुक्स के अंदर फॉर्मूलाज है। अगर फिर भी कोई बुक लेना चाहो तो यार पीडीएफ में सब कुछ अवेलेबल है, क्लास नोट्स में मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा ही, ओके। तो ये 3 सीक्वेंस आपका आपका चलने वाला है। तो सबसे पहले कल है आपका, मतलब कि आपके लिए तो आज ही होगा, थर्सडे से आपका स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, समझ गए। उसके बाद धीरे धीरे आपके स्ट्रेट लाइन प्लेन वगैरह ये सब भी स्टार्ट होंगे। तो आ जाओ बच्चों, टाइम वेस्ट न करते हुए अब सीधा हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका चैप्टर है, मेजरली एनसीईआरटी में किस नाम से दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, ओके, या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और सेकंड चैप्टर आपका किस पे दिया हुआ है, कैपेसिटर वगैरह पे दिया हुआ है। तो इसके लिए लेक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर कितने लगने वाले हैं, मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 20 लेक्चर्स तो लगने ही चाहिए। 20 लेक्चर से कम अगर यहाँ पे इसको लग रहा है तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कम में निपटाने की, बट मिनिमम मेरे हिसाब से तो इतना इसके अंदर लगेगा ही, ओके बच्चों। आ जाओ, चैप्टर क्या है, चैप्टर हाई वेटेज टॉपिक है भाई, ये वेटेज इसका बहुत ज्यादा हाई है, हाई वेटेज टॉपिक है। स्पेलिंग ही गलत हो गई हाई वेटेज की, स्पेलिंग में गलती मत निकालना भाई मेरे लेक्चर के बीच में, ठीक है। अब देखो, अब इसके लिए आपको मिनिमम सी कौन सी बातें क्लास 11 से आना जरूरी है, ध्यान से देखना। तो क्लास 11 से आपको क्या आना जरूरी है, ओके। सबसे पहले बेसिक सी बातें जो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, ओके। ट्रिग्नोमेट्री के बाद में आपको वेक्टर्स आता होगा, फिर आपको डिफरेंशिएशन भी आता होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन। और फिर बाद में आपका इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद में आपको काइनेमेटिक्स, थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स मतलब अपना कौन सा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन का टॉपिक, ओके। फिर यहाँ पे आपका एक और चैप्टर ले लो, कौन सा, ग्रेविटेशन, थोड़ा बहुत आना चाहिए। नहीं आता कोई बात नहीं, एक ले लो एसएचएम, क्लास 12th, अच्छा एसएचएम आप तो अभी तो 12th में हो आप लोग, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑसिलेशन का नीड होता है, ओके। तो वो मैं आपको बीच में सिखाता रहूँगा जहाँ पे उसकी नीड होगी। 11th स्टैंडर्ड नहीं आता कोई बात नहीं, जहाँ पे इसकी नीड हमको लगेगी मैं वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक सिखाता हुआ चलने वाला हूँ। मुझे लगेगा कि आपको ये टॉपिक सिखाना चाहिए तो मैं आपको सिखा दूंगा। और रही बात ये बेसिक टॉपिक्स की, तो भैया मैंने वेक्टर्स का 1 शॉट अपलोड किया हुआ है सीटी का, उसको जाके देख लो, विच इज़ मोर देन इनफ। 3 लेक्चर में मैंने पूरा वेक्टर्स यहाँ पे आपको सिखा दिया है। वेक्टर्स देखने के बाद अगर इसको स्टार्ट करते हो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका दूसरा ही होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आनी चाहिए, नहीं आती है बेसिक मैथ्स के सेक्शन में मैंने स्टार्टिंग का 2nd लेक्चर ही ट्रिग्नोमेट्री रखा है, 2nd या 3rd,
में भी उतना ट्रिग्नोमेट्री देख लिया, विच इज मोर देन इनफ। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर्स प्लीज देख के आना, वरना मैं बोल रहा हूँ कि मेरा लेक्चर आप लोग देख ही नहीं पाओगे, कंटिन्यू कर ही नहीं पाओगे। इम्पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग आगे जाकर वहां पे सरवाइव कर पाओ। स्टार्टिंग में देखते देखते फुस, फिर क्या होगा, लेक्चर कैंसल, टैब चेंज, किसी और का हम लोग लगा के देख लेंगे। डेफिनेटली हर बच्चा करता है ये चीज। क्यों, इस मास्टर का नहीं समझ रहा, चलो इसका देखते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर सीईटी लेवल पे फोड़ना है तो ध्यान में रखना, ये तीनों, कहाँ गया भाई, लिखा नहीं क्या, अच्छा मिटा दिया मैंने। ये तीनों चीजें आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहला, एमएसटी सीईटी के सारे पीवाईक्यू, सारे के सारे। अगर मैं ईयर का नाम ले लूँ तो मान लो 2014 से लेके 2024 तक के, या फिर 25 ले लो, 25 भी हो ही गया ना अब, 25 तक के सारे पीवाईक्यू। सेकेंड चीज, जेई मेंस के सारे पीवाईक्यू, जेई मेंस के सारे पीवाईक्यू कौन से ईयर से, 2019 से लेके 2025 तक। ओके, फिर उसके बाद में आपका नीट के सारे पीवाईक्यू। अगर इतना आप लोग नहीं करते हो, ऑल ही लिख लो यार इसको, ठीक है, ये ऑल। अगर आप लोग इतना नहीं करते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, 2001 से ले लो, काउंट नहीं करना तो 2001 से लेके 2025 जो भी होगा, अगर इतनी मिनिमम चीजें नहीं करते हो तो आपका 45 प्लस जाना फिजिक्स सब्जेक्ट में इम्पॉसिबल। दैट इज माई गारंटी। अगर हर चैप्टर में आप लोग सिर्फ 50-60 क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। जो बच्चा 12th में है, 11th उसका कैसा बीता है उसको पता है। जो बच्चा 12th में है, 12th कैसा बीतने वाला है उसको अभी इस साल पता लग जाएगा, वो जहां भी होगा। और जो ड्रॉपर बच्चा है उसको तो पता है उसने 2 साल कौन सी गलती की जो इस साल नहीं करनी। उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करता था, वो बिल्कुल भी नहीं करता था। डेली कम से कम आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने ही चाहिए एज अ ड्रॉपर, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ्स के सवाल। समझ गए, अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं करते हो तो सीईटी में वीजीटीआई और सीयूईपी जैसा कॉलेज नहीं मिलेगा। भाई मेरा टारगेट भी वही है कि मेरा बच्चा यहाँ पे पहुंचे, वीजीटीआई या फिर सीओईपी जैसे कॉलेज में, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी इंजीनियरिंग। लेकिन कब पहुंचोगे, जब ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से करके रखोगे। और चैप्टर सीखने के लिए बेसिक चीज क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आना जरूरी है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मान सकता हूं कि थोड़ा बहुत आता होगा आपको, डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, बट वेक्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री भूल जाते हैं बच्चे। तो नहीं भूलना, चैप्टर्स को जाके करना है, नोट्स बनाने हैं, पूरा करना है, फिर इस लेक्चर पर लौट के वापस आना है। वैसे आज का लेक्चर देख लो, आज का लेक्चर तो वैसे बाउंस नहीं जाएगा, बट इसके बाद, क्योंकि आज अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सिर्फ थ्योरी सिखाने वाला हूँ, 1-2 प्रॉब्लम लेने वाला हूँ बस। इसके बाद में वेक्टर्स कंप्लीट जाके कर लेना, समझे नालायको। चलो, तो अभी हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ छोटी छोटी सी बातें जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका पूरा फोकस कहाँ रहना चाहिए, क्लास के अंदर। भैया क्लास के बाहर देखना ताकना कुछ भी नहीं है। क्लास करने बैठे 1.5 से 2 घंटा, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा एक जगह से हिलना ही नहीं है। ओके, मैक्सिमम चीजें क्लास में ही लिख के ले लो, कुछ रखो मत कि सर आप तो पीडीएफ देंगे। पीडीएफ तो मैं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा उसका। सर आप पीडीएफ देंगे, हम लोग उससे बाद में नोट्स कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्लास में ही लिखो, मेरे साथ में लिखना। फिर क्वेश्चन नंबर लिखना है, बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको नीचे स्लाइड नंबर दिख रहा है, देखो दिख रहा है यहाँ पर नीचे जो स्लाइड नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर एंड स्लाइड नंबर लिखना है बस। फिर उसके और पेज नंबर, जिस पीडीएफ के पेज पे रहोगे तो केवल क्वेश्चन नंबर ही लिखने हैं बस, और कुछ भी नहीं लिखना। क्वेश्चन लिखोगे नहीं, क्वेश्चन नंबर मेरे साथ में सॉल्यूशन बस, ठीक है। फिर उसके बाद में लेक्चर कंटिन्यू अटेंड करना है। ये वो फैक्टर है जो हर बच्चे का रिजल्ट तय करता है, दैट इज कंसिस्टेंसी, दैट इज कंसिस्टेंसी। बच्चा स्टार्टिंग का 1 हफ्ता 2 हफ्ता, मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते के बाद में सबकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, नहीं फॉलो कर पाता कोई, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, डेली एक ही रूटीन फॉलो करना खाने का काम नहीं है, जिंदगी बोरियत लगने लगती है। बट डेफिनेटली यार अपने को एग्जाम फोड़ना है तो हमको तो करना ही पड़ेगा। बोर्ड्स को हल्के में नहीं लेना है यार, सीईटी देने वाले हो तो मोर देन 50% स्कोर करना ही है। बट अपना टारगेट भैया
अपना टारगेट कितना रहना चाहिए? अपना टारगेट रहना चाहिए मोर देन 70%, ऑन एन एवरेज सबकी बात कर रहा हूँ मैं। इतना टारगेट रखना है और बोर्ड्स को लेक्चर के साथ में ही करते चलना है आपको बोर्ड्स को, ठीक है। जैसे ही कि इलेक्ट्रोस्टैट्स अपना जैसे ही निपटेगा, बोर्ड्स के ऊपर एक वन शॉट उसका लेक्चर निकाल दूंगा मैं, जिसके अंदर बोर्ड्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे विद थ्योरी। मैं बोला ना आपको वन शॉट लेक्चर 2.5-3 घंटे वाला मिला होगा, बट मेरा वन शॉट लेक्चर कम से कम 10 घंटे का होगा, क्योंकि वो लेक्चर मैं एक साथ में रिकॉर्ड नहीं करने वाला। मैं उस लेक्चर को मैं 10 से 12 पार्ट में सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड करूंगा, तोड़ तोड़ के 1-1 घंटे में, और उसको पूरा मर्ज करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। क्योंकि टुकड़े टुकड़े में रहता है ना, कोई देखता ही नहीं है, सच बताऊँ तो। एक लेक्चर 2 लेक्चर फिर वो देखता ही नहीं है। वन शॉट में क्या रहेगा ना, उसका ब्रेन फोकस रहेगा एक जगह और वो देखेगा पूरा। ओके, तो आ जाओ यार, शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो सबने सुना ही होगा कि चार्जेस क्या होता है। ओके, तो बताओ भाई चार्जेस क्या क्या होते हैं। कमेंट सेक्शन सबको भर देना है, एकदम आग लगा देनी है वहां पे, कुछ नहीं छोड़ना है। कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, क्वेश्चन मैंने पूछा है, आंसर आपको लिखना है वहां पर, ताकि मेरे को पता चलेगी जो जो मेरा बच्चा देख रहा है उसको कितना कितना आता है, वो किस लेवल पे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? अब बेसिक सी बातें जो आपने क्लास 11th में सुनकर रखी होगी। सर जी, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ भाई ये चार्ज का मतलब क्या है? समझे आप लोग? आपको क्या पता है? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। तो ये चार्ज का मतलब क्या है? यहाँ पर ये जो नेगेटिव के साथ में चार्ज वर्ड लिखा है उसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, ठीक है। जस्ट सपोज करो कि अगर हम एक ह्यूमन बॉडी है, ओके, और हम लोग अर्थ के ऊपर है, तो डेफिनेटली हमारा एक वेट mg नीचे लगता है, हमारा एक वेट mg नीचे लगता है, या फिर ऐसा बोलो कि मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, मुझको ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। कैसे अट्रैक्ट कर पा रही है? क्योंकि मेरे बॉडी के पास कुछ अमाउंट ऑफ मास है। आप अपने आप को 6 माले की बिल्डिंग से गिराओ और एक सिंगल पेपर को गिराओ, सबसे ज्यादा ग्रेविटी अट्रैक्ट किसको करेगी अपनी ओर? ज्यादा फोर्स से। बोलोगे सर मुझे करेगी, क्यों? क्योंकि मेरे पास मास है। पेपर को क्यों नहीं करेगी? बताओ जरा यार, कि वो पेपर को अट्रैक्ट अपनी ओर क्यों नहीं करेगी? क्योंकि पेपर के पास मास बहुत ही कम है। मास है लेकिन बहुत कम है। इट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू फील द ग्रेविटेशनल फोर्स, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स, आई नीड सम अमाउंट ऑफ सफिशियंट मास इन माई बॉडी, देन एंड ओनली आई कैन से दैट कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स फील करूंगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स का एक नाम और क्या है? सब लिखना है, ऐसे ही लिखो जैसे मास्टर लिख रहा है तुम्हारा। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक नाम और क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। ये नेचर में क्या होता है? ये नेचर में अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट करने वाला होता है ये। तो अगर मुझे अट्रैक्टिव फोर्स फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो आई नीड सम मास। तो मास मेरा क्या हो गया? किसी के पास है, किसी के पास नहीं, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत ही कम है। क्या हो गया वो? मास मेरा हो गया प्रॉपर्टी। समझ गए? मास मेरा क्या हो गया बच्चों? मास मेरा हो गया प्रॉपर्टी। तो मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, तो लेक्चर की शुरुआत भी हम लोग इसी स्टेटमेंट से करने वाले हैं। जैसे जैसे मैं लिखते जाऊं वैसे वैसे ही आपको लिखना है। तो मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ any object, not you, not human body, any object by which it experience the force of gravitation, force of gravitation। तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर्टी हो गई ना यार एक बॉडी की। समझ गए? लिख लिया? पॉज करो, लिख लो, मैं मिटा देता हूं। चलो, तो अब चार्ज क्या हो गया? हमको पता है सर, ये रिपल्शन और अट्रैक्शन वाला खेल तो भाई अपने पास ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी करता है। सेम अट्रैक्ट सेम रिपेल होता है, और अनलाइक क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे चार्ज क्या है?
प्रॉपर्टी ऑफ मास ऐसा बोल सकते हो. व्हाट इज चार्ज? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास. प्रॉपर्टी ऑफ मास by which property of mass by which it experience force in electric field and magnetic field. In electric field and magnetic field. समझ गए? जैसे देखो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन रखा. ओके, ठीक है. तो फिर यहाँ पे हमने क्या रखा? हमने दो चार्जेस रखे, वन इज पॉजिटिव और वन इज नेगेटिव. तो हमको क्या पता है कि ये इसको अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, अगर मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव रख दिया तो वो रिपेल करेंगे. इतनी बेसिक सी बातें हम सबको पता है. बट व्हाट आई एम ट्राई टू आस्किंग यू, मैं क्या पूछना चाहता हूं तुमसे? मैं पूछना चाहता हूं व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव चार्ज? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव चार्ज बॉडी? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव चार्ज बॉडी? क्या उसके सरफेस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होते हैं? जैसे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, क्या इसके पास केवल प्रोटॉन 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 होंगे? अगर एक नेगेटिव चार्ज बॉडी, क्या उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन 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 होंगे? क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता. ओके, तो अब ध्यान से देखना कि इसका रियल में मतलब क्या है. जरा स्लाइड कॉपी करूँ यार, इसकी नीड नहीं है ना हमको, इसको निकाल देता हूं. लेट सपोज कि मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है. ओके, तो एक काम करता हूँ, एक बेसिक सा एग्जांपल सबसे पहले लेता हूँ. ठीक है, वाव, ध्यान दो. ओके, अच्छा, चार्ज का सिंबल क्या होता है मेरे प्यारे भाई? रिप्रेजेंट बाय कैपिटल क्यू. आपने क्लास 9th में इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में देखा होगा. स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखा होगा अपने क्लास 10th में. ओके, कि चार्ज का सिंबल क्या होता है? कैपिटल क्यू होता है. अब देखो यहाँ पर, सपोज करो कि मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे सोडियम एटम लिया. मैंने यहाँ पे क्या लिया? मैंने यहाँ पे सोडियम एटम लिया. सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये बताओ? सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है. 11 का मतलब क्या है कि वो अपने, उसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. उसके पास क्या होगा? उसके पास 11 प्रोटॉन्स होंगे और उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, ये है. अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे. ओके, न्यूट्रॉन्स भी होंगे बट मैं उनको ले नहीं रहा हूँ. ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फिर सेकेंड ऑर्बिट में कितने होते हैं? 8 होते हैं. ओके, तो 3 3 6, 4 4 8 ना, एक 9 हो गया. ये एक्स्ट्रा मिटाओ भाई, बरोबर है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है. ये हो गए 10 और एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा होगा वो होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. ओके, अब मैंने क्या किया? मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया. ओके, आई रिमूव्ड 1 इलेक्ट्रॉन. मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया. जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो क्या होगा? बीच में कौन होगा? 11 प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अब क्या होगी? अब सिर्फ 10 ही होगी. ओके, तो एक, अब सेकंड में केवल 8 बचेंगे. 3 4 5 6 7 और 8, लास्ट वाले ऑर्बिट में नहीं बचे. अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे क्या बचे मेरे पास? यहाँ पे मेरे पास बचे 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इसका मतलब इसके ऊपर से एक नेगेटिव चार्ज गया है. तो आप सबको केमिस्ट्री में सिखाया गया कि उस एटम के ऊपर आता है एक प्लस चार्ज. अब इसका मतलब क्या हुआ सर? प्लस कहां से आया? भैया यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है. ओके, अभी आते हैं उसके ऊपर. ये देखो, न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या होता है?
न्यूट्रल बॉडी मतलब होता है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ओके, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मतलब यहाँ पे सब कुछ सब आपस में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो अपना क्या होता है, वो अपना न्यूट्रल बॉडी होता है। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पर सोडियम एटम भी सबसे पहले अपने पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन के साथ ही था, बट मैंने क्या किया, मैंने उसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दिया एक इलेक्ट्रॉन निकाल के। जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है वो बॉडी न्यूट्रल है। जैसे ही मैंने उसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब किया, कैसे कर सकता हूं, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं या तो एक प्रोटॉन निकाल लूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब किया। समझे इतना? अब देखो यहां पर, सपोज करो यहां पे मेरे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है। ओके, ये नाम ऊपर नहीं चाहिए मुझे भाई। चलो ठीक है। वाह, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। लेट्स सपोज कि मैंने अगर उस न्यूट्रल बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है। मैं क्या काम मैं यहाँ पे क्या क्या काम कर सकता हूँ, मान लो मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ओके, आई रिमूव्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, रिमूव। अगर मैंने उसके पास से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मीन्स ये जो नया एटम बनने वाला है, ठीक है, ये जो नया एटम बनने वाला है, ये क्या बनने वाला है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी। ये वही बॉडी है। ओके, इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। काम करता हूँ, 10 नहीं लेता हूँ, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ही लेता हूँ मैं। ओके, ठीक है। लेट सपोज कितना नंबर ले लूँ मैं, कितना नंबर ले लूँ, मान लो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन ही लेता हूँ मैं। ओके, 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, लेट सपोज। तो यहां पर क्या होगा, सेंटर में तो 11 प्रोटॉन रहेंगे ही, तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा, 8 होगा। पहले टोटल बनाता हूं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एक यहाँ पे आ गया और एक ये यहाँ पे आ गया, 11। मैंने क्या किया, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया इस बॉडी पे से, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, ध्यान से देखना। यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे अब बचा है 11 प्रोटॉन और कितना बचा है, सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन ही बचा। इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन, 2 की जगह ना एक काम करता हूं, एक ही निकालता जो मैंने स्टार्टिंग में निकाला था। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे ये होगा 10। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए, इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वहां पे क्या हुआ, वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है इस एटम में। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए या फिर पॉजिटिव ज्यादा हो गया है। इट मींस ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होगा वो बॉडी क्या होगी मेरी, वो बॉडी मेरी पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो समझे, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स का शेयरिंग कभी पॉसिबल ही नहीं है, सारा का सारा झोल इलेक्ट्रॉन का होता है। ध्यान में रखना, सारा का सारा झोल इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। ओके, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही झोल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही यहां से वहां जाते हैं, पार्टी चेंज करते हैं। तो सारा का सारा झोल इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स कम तो प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलूंगा। ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलूंगा। अब अगर मैं इसको एक काम करूं,
एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, मान लो मैं इसको क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे इसके पास 11 तो पहले से थे ही, ओके, तो ये 2 हो गया, और ये इसके ऑर्बिट में ये सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा और दे दिया, ये वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो जैसे ही इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, अब इसके पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसके पास 11 प्रोटॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 11 थे, अब कितने हो गए, अब 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे यार लिख जाना सही से बाबा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, समझ गए। जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, इसका पूरा स्पेलिंग लिख दो यार, जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, क्लियर एकदम, उसको मैं क्या बोलता हूँ, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोलता हूँ, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो आई गेस कि अब आपके मन में डाउट नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या है। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे, क्लियर एकदम। प्रोटॉन्स की शेयरिंग नहीं होती, ओनली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पॉसिबल है, ध्यान में रखना, ओनली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पॉसिबल है, क्लियर एकदम, मक्खन जैसा समझ गया आप सबको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं, आइए, हाउ कैन वी चेंज, जरा 2 मिनट रुकना, दिख तो रहा है यार, चलिए, हाउ कैन वी चेंज द न्यूट्रलिटी ऑफ बॉडी। अभी मैंने बताया कि किसी बॉडी की न्यूट्रलिटी को मुझे ब्रेक करना पड़ता है बॉडी को चार्ज करने के लिए, तो अगर मुझे किसी बॉडी की न्यूट्रलिटी ब्रेक करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, बाय एडिंग और रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही पॉसिबल है। चलो लिखो फिर इसको, बाय एडिंग, अच्छा दूसरा रंग लो क्या, सफेद और पीला जच नहीं रहा, बाय एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ, बाय एडिंग एंड removing electrons from neutral body, from neutral body, क्लियर, कोई डाउट है यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, मैं जितना ही इलेक्ट्रॉन निकालूंगा या जितना इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, उतने नंबर ऑफ ही चार्ज को मैं लिखूंगा। जैसे मैंने अगर किसी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसके ऊपर चार्ज कितना बोलूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैंने निकाल लिया ना। अगर मैं उसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बॉडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, लेट सपोज कि यहाँ पे एक बॉडी है जो कि फिलहाल के लिए न्यूट्रल है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर बराबर है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है, कुछ भी नहीं है बॉडी में, ओके, जितने ही प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर एकदम, ओके। चलिए अब देखिए, अगर मैं इसमें से कुछ n अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता हूं, ओके, 2 मिनट, अगर इसमें से मैं कुछ n अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन
रिमूव करता हूं तो बॉडी क्या होगी मेरी, बॉडी मेरी होगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। बॉडी मेरी क्या हो गया, अच्छा दूसरा स्फीयर सर्कल बना सकता हूं ना मैं। बॉडी मेरी क्या होगी, बॉडी के पास मेरे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्जेस का मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ऐसा मत समझना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो प्लस प्लस उसको बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा। इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इसको इसको मैं क्या बोल सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोल सकता हूं। ओके, अगेन मैंने क्या किया, मैंने n अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एडेड कर दिए, मैंने ऐड कर दिया n अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या किया इसके अंदर ऐड कर दिया। तो जैसे ही n अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हुआ तो बॉडी मेरी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया उसके अंदर, बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए उसके अंदर बढ़ गए। मतलब मेरी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब बॉडी मेरी क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई। बॉडी मेरी क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो बॉडी को मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई, और यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई। अब देखो इन पे चार्ज कितना आया, चार्ज इक्वल्स टू, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया होता तो चार्ज कितना होता, 1 इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन दिया होता चार्ज कितना होता, दो इलेक्ट्रॉन का, मतलब 2e। मैंने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, मैंने n अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज कितना हो गया, Ne। ठीक है, कितना हो गया, Ne। अब ये जो Ne है मेरा, ध्यान से देखना, बॉडी क्या है मेरी, बॉडी क्या है मेरी, बॉडी इज में पॉजिटिवली चार्ज, तो ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा पॉजिटिव आएगा। ओके, फिर उसके बाद में जरा यहाँ पे देखना, Q इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन देता तो 1e का चार्ज, 2 देता 2e का चार्ज, 3 देता 3e का चार्ज, तो बस ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ Ne। समझ गए, नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके लिए माइनस, वहां पे प्रोटॉन ज्यादा इसके लिए प्लस। ओके, ऐसे याद रख सकते हो। अब ध्यान दो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं। ओके, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, बताओ मेरे को। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में देखा होगा, दैट इज -1.6, माइनस में लेते ना, -1.6 इंटू 10 की पावर -11, सॉरी -19, नॉट 11, -19 कूलम। कूलम इसका ऐसा यूनिट होता है, ये छूट गया क्या मेरा, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, COULOMB। कूलम का सिंबल होता है कैपिटल C। ओके, क्या होता है, कूलम होता है। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। फिर उसके बाद चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन, ये बिल्कुल अपोजिट नेचर का होता है, इसलिए यहाँ पे होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, फिर 11 लिख दिया भाई, -19 कूलम। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। एक ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो जरा, इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास है ना, सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास है, मतलब अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है मतलब उस बॉडी का मास बढ़ रहा है, इन शॉर्ट, भले ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बढ़ रहा हो लेकिन बढ़ रहा है। मतलब यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, अगर कहीं पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है मतलब उस बॉडी का मास क्या हुआ है, उस बॉडी का मास इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, उस बॉडी का मास इंक्रीज हुआ है। समझ गए, अगर किसी पे नंबर ऑफ, अगर कहीं पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या घटी है मतलब कुछ मास डिक्रीज हुआ है,
क्योंकि प्रोटॉन तो दोनों जगह कांस्टेंट ही है ना भाई, बदला क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है बस। तो अगर कहीं से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुआ है मतलब मास क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, मास क्या हुआ है वहां पर, डिक्रीज हुआ है। बहुत अच्छा एमसीक्यू बनता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, बहुत अच्छा एमसीक्यू बन के आता है। ओके चलो, शायद मैंने आगे ही रखा है क्या क्वेश्चन वो, हाँ यहाँ पे रखा है मैंने, इतना समझ गया जितना लिखा है सामने आपके, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में देखो, नोट लिखा हुआ है, नोट क्या लिखा हुआ है, चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। 100% सही बात है एकदम, मैंने भी यही बोला आपको। ओके, चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। अगर मेरे को किसी एटम को पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज करना है, इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, हो गया। इलेक्ट्रॉन दूंगा तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ओके, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। ध्यान में रखना भाई कि चार्ज कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ओके, वो पहले से एग्जिस्ट करता है नेचर में अपने। ओके चलो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जरा ध्यान से देखना इसको। सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है विच इज न्यूट्रल बॉडी। क्या ये अपनी न्यूट्रल बॉडी है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। आई हैव एडेड 10 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही मैंने इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, बॉडी मेरी क्या होगी, बॉडी मेरी बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज। जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया, बॉडी मेरी क्या हो गई, बॉडी मेरी नेगेटिवली चार्ज हो गई। ओके, अब ऐसा मत समझना कि यहाँ पे प्रोटॉन नहीं होंगे भाई, प्रोटॉन होगा लेकिन संख्या कम होगी। हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, अब मेरा सवाल ये है कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर मैंने इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना होगा, इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना होगा। ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है, सीटी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, अभी बताया मैंने, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मैग्नीट्यूड में ही लिखो, माइनस केवल लास्ट में लगाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में माइनस लगाने पे नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है, वो माइनस आप लोग लास्ट तक कैरी करते हो। क्यों, क्या पता कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज हुई, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा ना उसका। स्टार्टिंग में माइनस लिया तो भैया लास्ट तक माइनस ही लगाते रहोगे फिर, तो इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा बताओ भाई। 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। या तो 16 में मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहाँ पे 1 से पावर कम कर दो, तो चार्ज ऑन बॉडी कितना मिलने वाला है, Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। बस एक चीज ध्यान में रखना बच्चों कि ये माइनस में होगा। क्या होगा ये चार्ज आपका माइनस में होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको, बिल्कुल भी नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर अभी 50 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, सॉरी मैंने इसमें से 50 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए। जैसे ही मैंने 50 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए यहाँ पर, ये बॉडी क्या हो गई बताओ जरा। ऐड करता तो नेगेटिवली चार्ज हो गई, जैसे मैंने रिमूव किए बॉडी क्या हो गई, बॉडी अपनी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। बॉडी अपनी क्या हो गई, बॉडी अपनी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ओके, बॉडी अपनी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। फिर से वही सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ चार्ज ऑन बॉडी कितना है। तो आप लोग बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो बताइए आप। मैं क्यों बताऊं, मैंने बताया ना भाई, तो 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, आपने ही बता दिया। तो बताइए 50 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 50 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा। तो आप लोग बोलोगे सर 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, 50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब मैं यहाँ पे देखो ये मेरे को मिल गया, अब यही तो मेरा चार्ज है, चार्ज ऑन बॉडी और कैपिटल क्यू।
तो ये एक 0 इसको दे दो, तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 18 कूलम बन जाएगा। 16 पच्चीस 80 तो 8.0 कितना मिल गया 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। लेकिन एक बात बताओ यार, क्या आप लोग यहाँ पे इसको माइनस लिखोगे? बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी तो ये आएगा, क्यू की वैल्यू आएगी प्लस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18। ये हो गया इसका टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी। सिर्फ मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे उसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करना है बस। तो जितना इलेक्ट्रॉन दूंगा उतना ही चार्ज होगा, जितना निकालूंगा उतना ही चार्ज है उस बॉडी का। समझ गए? चार्ज मतलब क्या, देखो अगर मेरे पास मास होगा तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर पाऊंगा। अगर वैसे ही चार्ज एक प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करते हैं। चाहिए तो एक सिंपल स्टेटमेंट लिख के ले, यहां पे ले लो। कहां पे लिख दूं? ये यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। इलेक्ट्रॉन्स का भी तो मास है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास by which it can experience force of repulsion and attraction in electric field और magnetic field। देखो चार्ज के पास मास होगा ही, लेकिन हर मास पे चार्ज जरूरी नहीं है। ओके, जैसे कि इसको हम लोग असर्शन रीजन बना के भी लिख सकते हैं। एवरी चार्ज बॉडी इज हैविंग अ मास, एवरी चार्ज बॉडी इज हैविंग अ मास, बट every mass will not have charge, सिंपल भाषा में समझो कि अगर वो बॉडी चार्ज है मतलब उसके पास मास है। अगर किसी के पास मास है तो उसके पास चार्ज है कि नहीं मैं बोल नहीं सकता, क्या पता वो न्यूट्रल बॉडी हो। न्यूट्रल बॉडी का चार्ज कितना होता है? 0 होता है भाई। न्यूट्रल बॉडी का चार्ज कितना होता है? 0 होता है। मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। चार्ज मतलब ही है कि उसके पास प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बस इतने से मतलब है। क्लियर एकदम? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को? नहीं। चलिए तो अब एक क्वेश्चन करते हैं आगे हम लोग। कहाँ गया वो सवाल? ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन आपका HCV का है। ओके, HCV का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। आपको HC वर्मा के सारे ऑब्जेक्टिव्स 1 और 2 सॉल्व करके लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो। वन मेटेलिक स्फीयर A इज गिवन पॉजिटिव चार्ज whereas other identical metallic sphere B of exactly same mass of as of A is given equal amount of negative charge, then क्या होगा? अच्छा, मैं स्फीयर भी निकाल ही सकता हूं ना। ये एक स्फीयर है मेरे पास, अलग अलग रंग दे दूंगा इसको। स्फीयर A एंड दिस इज स्फीयर B। ठीक है, स्फीयर A के पास क्या है? मैंने उसको पॉजिटिव चार्ज, स्फीयर A इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा मत समझना कि मैंने प्रोटॉन दिया है, ना 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 ना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने अगर उस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया है मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो बॉडी मेरी क्या हो गई? बॉडी मेरी पॉजिटिव चार्ज हो गई। ओके, बॉडी मेरी क्या हो गई? बॉडी मेरी पॉजिटिव चार्ज हो गई। बस यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन कम है। वेर another identical metallic sphere B of exactly same mass of A is given equal amount of negative charge। नेगेटिव चार्ज देने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन है।
ओके, मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। प्रोटॉन है लेकिन कम है, क्योंकि वो भाई साहब न्यूक्लियस में बंद होते हैं वो। ठीक है, अब ध्यान देना, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। प्रोटॉन दोनों जगह है, सेम नंबर में है, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम ज्यादा बोल रहा हूं मैं, समझ गए? या फिर ऐसा बोल सकता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ बॉडी ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ बॉडी बी। दोनों सेम है, बस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम ज्यादा है। ठीक है, अब देखो, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा मतलब मैंने मास निकाल लिया ना, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है, मतलब जो ए बॉडी है, मास ऑफ ए बॉडी विल डिक्रीज। बी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन मैंने दिया है, मतलब मास ऑफ बी बॉडी विल इंक्रीज। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ ए एंड बी ऑफ स्टिल रिमेन इक्वल, बिल्कुल गलत। ए का मास बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे डिक्रीज होगा। बी का मास डिक्रीज होगा, गलत। ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर, मास ऑफ बी इज इंक्रीजेस, मास ऑफ बी इज इंक्रीजेस। ओके, कोई डाउट यहाँ तक आपको? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और चार्जेस के बारे में और पढ़ते हैं। अगला है टाइप ऑफ चार्जेस। ओके बच्चों, आई गेस आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है, जितना हो सके अपने दोस्तों तक इसको वायरल करवा दो। ठीक है, सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखते, दोस्तों का भी करवाओ। बोलेंगे सर अपना ही प्रॉफिट बता रहे हैं हमको, व्यूज के लिए बोले जा रहे हैं बाय डिफॉल्ट। चलो कोई नहीं। देखो, टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ओके, कौन कौन से चार्जेस है आपका? फर्स्ट वन इज प्रोटॉन एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन। ओके, फर्स्ट वन इज प्रोटॉन और सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के बारे में क्या क्या पता है आपको? इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, स्मॉल क्यू से लिख रहा हूँ, लिखते हैं लोग। इसके ऊपर होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 के जी, माइनस 27 के जी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 के जी। ओके, यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है? इसका जो ऐसा यूनिट है वो आपका होता है कूलम्ब, कूलम्ब, कैपिटल सी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है। और कुछ यूनिट और होते हैं विच इज नोन एज सीजीएस यूनिट। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट होता है दैट इज स्टैट कूलम। ओके, दैट इज स्टैट कूलम। एग्जाम में कभी कभी थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, दैट इज स्टैट कूलम। ओके, और फ्रैंकलिन, इसको हम लोग फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, स्टैट कूलम को ही फ्रैंकलिन। तो ये दोनों इसके एक साथ सीजीएस यूनिट बनते हैं। अगर वैल्यूज की बात में करता हूं, तो इसको ना थोड़ा सा ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह का दिक्कत हो रहा है बे। रुको 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 रुको, अच्छा इसको ही नीचे नीचे कर लेता हूँ ना, ये तो नीचे आ जाएगा। चलो ध्यान से देखो, 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। ओके, फिर डायमेंशन ऑफ चार्ज, आप लोगों ने क्लास 9th में अगर या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट पता हो तो आप लोगों ने करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहां से Q क्या मिलने वाला है? दैट इज I इंटू टी। ओके, तो I का डायमेंशन क्या होता है? A, टाइम का डायमेंशन T, तो Q का डायमेंशन क्या होगा मेरा? A इंटू टी। बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी एज ए MCQ ये भी पूछ सकता है आपसे। ओके, इट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। भैया इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, प्रॉपर सेंटेंस में लिखो यार।
चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर एकदम। चलिए देखो जरा, अब अगर एक मैं मेन मुद्दे की बात करूं, सपोज करो एक बॉडी है, ओके, बॉडी पकड़ लो, आप सिस्टम मान लो। यहां पर इसके पास पहले पांच पांच कूलम का चार्ज है, पॉजिटिव थ्री थ्री कूलम का चार्ज और नेगेटिव 2 कूलम का चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, तो कितना बोलोगे? +5 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस 2 कूलम। कितना हो गया? 5 3 8 माइनस 2, पॉजिटिव का 6 कूलम। मतलब ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर एकदम। ऐसे ही निकालते तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉर्मल मेथड से ही कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज। अब देखो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है? वी कैन ऐड और रिमूव ओनली इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को छू भी नहीं सकते हम लोग, ठीक है? जो न्यूक्लियस के अंदर बैठा है हम लोग उसको छू नहीं सकते, समझ गए? तो यहां पे क्या होगा? वी कैन ऐड और रिमूव इलेक्ट्रॉन टू चार्ज अ बॉडी। इलेक्ट्रॉन टू, वी कैन ऐड और रिमूव ओनली इलेक्ट्रॉन टू चार्ज अ बॉडी। अगर मेरे को किसी बॉडी को चार्ज करना है तो मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं या फिर ऐड कर सकता हूं। अगर मैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता हूं, 100 बार बता चुका हूं मैं अब तक, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? बॉडी मेरी क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज होगी। नेगेटिवली चार्ज बॉडी मुझे मिलेगी। ओके। अगर मैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करता हूं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? बॉडी क्या होगी? बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, या फिर इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मैंने बताया था ऑल चार्जेस विल हैव मास, बट मास मे और मे नॉट हैव दी चार्ज, लाइक न्यूट्रल बॉडी। मास तो है लेकिन चार्ज नहीं होता उसके ऊपर। ठीक है, चलिए इसका भी स्टेटमेंट लिख के लीजिए। पूरा नोट्स बनाना है एकदम, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम लोग 12 से स्टार्ट करें। भैया 12 में सीधा गॉस लॉ स्टार्ट हुआ है। मुझे पता है कि आपको 11th का कूलम्स लॉ, चार्ज वगैरह कुछ नहीं पता, तो ये 11th और 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ही बार रिकॉर्ड होगा लेक्चर, समझ गए? तो इसको 12th का मानने वाले थोड़ा अपना दिमाग साफ करो। 11th का इलेक्ट्रोस्टैट भी सिखाऊंगा जो अभी चालू है। 3 4 लेक्चर के बाद में जैसे हम हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह हम लोग निपटा देंगे, वो पार्ट खत्म होगा तो 12th में जाएंगे। ऐसा तोड़ तोड़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं सीखा जाता, पूरा एक साथ में ही सीखा जाता है सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ गए? चलो, ऑल चार्जेस विल हैव मास but mass may have zero net charge, एग्जाम्पल न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, हम सबको पता है। ओके, एग्जाम्पल न्यूट्रॉन ले लो या फिर न्यूट्रल बॉडी ले लो, ये भी बोल सकते हो, न्यूट्रल बॉडी। ओके, तो न्यूट्रल बॉडी पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम लोग बना सकते हैं, बट इनिशियली कुछ भी नहीं होता। वो बॉडी ना ही पॉजिटिवली चार्ज है ना ही नेगेटिवली चार्ज है। क्यों? सब कुछ बराबर है वहां पर।
तो जिसके पास चार्ज है मतलब उसके पास मास, तो क्योंकि उस बॉडी पे चार्ज की बात मतलब क्या कर रहा हूं, कहीं पे प्रोटॉन ज्यादा है कहीं प्रोटॉन कम है, तो मास है। सिर्फ मास को देख के बोलूं चार्ज होगा, नहीं पता, क्या पता सब कुछ बैलेंस्ड हो। ओके, चार्जेस क्वांटाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चार्जेस क्वांटाइज्ड। बाउंस चला जाता है बहुत सारे लोगों के, अब ध्यान से सुनना। चलिए, तो अब देखिए चार्जेस क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है। ओके, स्लाइड चाहिए भाई अपने को, आइए। चार्जेस क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है। लेट अज्यूम कि अपने पास एक बॉडी है। ओके, ध्यान दीजिए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे काम करो, आप लोग इसके अंदर से 2.5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो, क्या ये पॉसिबल है? क्या इसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना संभव है? बताओ जरा, क्या मैं इसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता हूं? कोई महानुभाव बोलेगा सर लीजिए, पूरे बॉडी का चार्ज होगा पॉजिटिव 2.5 ई, पॉजिटिव 2.5 ई, लपड़ खींच के मारूंगा तेरे को मैं। ऐसा कभी नहीं होता किसी भी बॉडी पर, ठीक है? ध्यान में रखना कि ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं कभी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकता। आप लोग ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन्स इज लाइक अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किसी एक रूम में आप गए, आपने बोला बैच ए में 40 बच्चे बैठे हैं, तो बैच ए का स्ट्रेंथ हो गया 40, 40 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बच्चा ही समझो अभी के लिए। अब लोग बैच बी में गए, अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भैया वहां पे साढ़े साढ़े 15 बच्चे बैठे हैं, 10.5 बच्चे बैठे हैं। या तो 10 बोलेंगे या तो 15 बोलेंगे, बीच का नंबर तो नहीं बोलने वाले ना कि 10.5, 12.5, 15.5। मीन्स फ्रैक्शन में पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आर हैव इंटीग्रल मल्टीपल, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ही पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शन में निकाल ही नहीं सकता हूं मैं, उसको पूरा पूरा ही निकाल सकता हूं, 1 2 3 4 ऐसा। ओके, तो अगर इसकी जगह में किसी बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, मतलब टोटल चार्ज ऑन बॉडी कितना होगा मेरा, दैट इज -5 ही, क्योंकि मैंने 5 इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बड़ी है। अगर किसी बॉडी से मैं 15 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं, 15 इलेक्ट्रॉन में रिमूव कर सकता हूं, 15 इलेक्ट्रॉन में अगर रिमूव करता हूं, मतलब उस बॉडी पे चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? रिमूव करते ही प्रोटॉन्स बढ़ जाएगा ना, तो +15 ई होगा यहां पर। समझ गए? ये अपनी न्यूट्रल बॉडी है जिसकी मैं न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर रहा हूं। चलिए, अब देखिए, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, charge on any body is integral multiple of, is integral multiple of electronic charge, is integral multiple of electronic charge। क्लियर इतना? मतलब जो मेरे Q की वैल्यू है, मेरे जो Q की वैल्यू है दैट इज ओनली पॉसिबल ±NE, सिर्फ इसमें ही रख सकता हूं। ओके, मैं अपने Q की वैल्यू को सिर्फ इसमें ही रख सकता हूं, जहां पर N की जो वैल्यू है दैट कैन बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। समझ गए? चलिए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने प्लस माइनस पहले ही लिख दिया है, तो दे ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दे ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको? बिल्कुल भी नहीं है। चलो, तो यहाँ पे कुछ मेन बातें हैं, अभी के लिए लिख के लीजिए इसको। जैसे कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज, इलेक्ट्रॉन से
छोटा चार्ज अभी के लिए क्लास 12 में मान लो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इससे छोटा चार्ज हमको अभी नहीं पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज अभी के लिए क्लास 12 में पॉसिबल नहीं है, क्लास 12 में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, क्वार्क्स करके कुछ होता है भाई। जैसे कि क्वार्क्स में आपको बता दूं, जैसे क्वेश्चन ही दे ही देता हूं आप सबको। कहाँ दूं, यहीं दूं क्या, लिख लो उसको, मैं बाद में रफ कर दूंगा, ठीक है। अरे नहीं आया क्या, चलिए देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल पार्टिकल, इज फंडामेंटल पार्टिकल। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। बताओ भाई, इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल होता है। जय श्री राम, बताइए इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल पॉसिबल है। अब आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे सर सबके सब फंडामेंटल पार्टिकल्स ही हैं, बट गलत, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल्स हालांकि बुक्स में अभी तक चेंज नहीं किया है, नई वाली एनसीईआरटी में चेंज कर दिया है, बट जो मार्केट में ओल्ड एनसीईआरटी घूम रही है उसके अंदर नहीं है, स्टेट बोर्ड की बुक्स में भी शायद नहीं है, ठीक है। हाँ, कोचिंग की मटेरियल्स में मिल जाएगा आपको ये चीज कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इनमें से फंडामेंटल पार्टिकल बचा है। मींस जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते वो फंडामेंटल होता है। हम लोग ने बड़े से ऑब्जेक्ट को ब्रेक करते 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 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन ब्रेक नहीं हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ब्रेक हो चुके हैं। प्रोटॉन किससे बना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये मिलके बनते हैं क्वार्क्स से। इससे बनते हैं क्वार्क्स से, ओके। तो एक बार ध्यान रखना, क्वार्क्स भी दो टाइप के होते हैं, अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क, उसमें भी 6 टाइप्स होते हैं भाई, 6 टाइप के क्वार्क्स, मैं सिर्फ 2 ही बता रहा हूं आपको। तो प्रोटॉन बना होता है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से, और जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन बना होता है आपका 2 डाउन क्वार्क से और एक अप क्वार्क से, ओके। तो फिलहाल के लिए इतनी ही बातें आपके जानने के लिए है क्वार्क्स के बारे में, इससे ज़्यादा ना ही जाने तो ये अच्छा, लिख लेना था, नहीं लिखे हो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, पॉज करके लिख लो, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो क्वार्क्स ये क्या है, और भी छोटे चार्ज है, ये और भी छोटे चार्ज है प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और इनसाइड द प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके। क्वार्क्स पे चार्ज कितना होता है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं बात करूं +-E/3 +-2E/3, मतलब कि फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल तो है, मैंने अभी यहाँ पे बताया पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल है, लेकिन कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्वार्क्स में। जैसे कि मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, +0.33E, और इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, 0.66E, 0.66E, समझ गए, प्लस माइनस, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं आता तक आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक क्वांटेशन चार्ज आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी बॉडी पे चार्ज सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही पॉसिबल है।
ओके, आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज नॉट पॉसिबल। भैया कैसे करेंगे, सोचो जरा। सिर्फ कुछ नहीं करना होगा भाई, एन की वैल्यू निकाल ले, जिसकी एन की वैल्यू इंटीजर आ गई वो चार्ज पॉसिबल है, बाकी जिसकी नहीं है उसको नहीं होगा। चलिए, तो पहले हम लोग ए वाला सॉल्व करते हैं। तो Q इक्वल्स टू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू एन ई। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल्स टू एन अपने को चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, सीधा फॉर्मूला निकाल लेते हैं ना। एन यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज Q बाई ई। सब्सटीट्यूट यहीं पे कर दो यार अब। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 19 कूलम। ये ऊपर जाएगा तो क्या बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा, 10⁹ तो भैया ये तो इंटीजर है 10⁹, तो ये तो पॉसिबल है। ओके, बी वाला देखो यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू, तुम बहुत मस्ती कर रहे हो मार्कर, Q बाई ई नॉट Q बाई बी, Q बाई ई। Q कितना दिया गया है यहाँ पर, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना मिल जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ये भी पॉसिबल है यार, इंटीजर मिल रहा है। सी वाला चेक, यहाँ पे जरा चेक करो, रंगवा जरा चेंज कर दो भाई। सी वाला जरा यहाँ पे चेक करो, दैट इज n इक्वल्स टू Q बाई ई। Q कितना है यहाँ पर, 64 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो भाई जरा अगर इसको चेक किया जाए तो 4 मिलना चाहिए मेरे को लग रहा है। 64 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई ये इसको इसको मिलेगा, तो ये 16 इंटू जैसे डेसिमल निकला ये -20 फिर से हुआ, 16 चौक 64, तो सी की एन की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो भैया ए बी सी तीनों पॉसिबल है। तो भैया उसने क्या पूछा है, विच इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन डी इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। सॉल्व कर लो क्या, चलो आपके लिए कर ही लेता हूं। तो n इक्वल्स टू Q बाई ई, n इक्वल्स टू Q बाई ई। Q क्या है मेरा, 4.5 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो -19 क्या हुआ, कैंसल हुआ, 4.5 अपॉन 1.6 दैट इज 45/60। भैया इसका आंसर डेसिमल में ही मिलने वाला है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू क्या चाहिए, n मस्ट बी इन इंटीजर, n मस्ट बी इन इंटीजर, n मस्ट बी इंटीजर। ग्रामर सही होगा ये, n मस्ट बी इंटीजर। आज भी जहां लेक्चर लेता हूं ना भाई, बच्चे बोलते हैं सर आपका ग्रामर ठीक करो, विल नहीं आएगा, वॉज आएगा, मूविंग नहीं होगा, मूव होगा। मैं बोलता हूं मार खाने वाला काम मत करो तुम लोग, ग्रामर पे ज्यादा कंसेप्ट पे ध्यान दो। छचुंदर नहीं तो मेरी इंग्लिश ठीक करते हैं वो लोग वहां पे, हाँ नहीं तो इंग्लिश के टीचर नहीं है यार हम लोग, फिजिक्स और मैथ सिखाते हैं। ग्रामर मत देखा करो, थोड़ी फार कमजोर होती ही है टीचर्स की, समझ गए। बाकी इंग्लिश काफी हद तक सही हो गई है, समझ गए, काफी हद तक सही हो गई है। हालांकि उसके रिस्पेक्ट में जब मैंने सिखाना स्टार्ट किया था, आज के रिस्पेक्ट में मेरी जो इंग्लिश है तब के मुकाबले आज बहुत अच्छी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। ओके, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, ध्यान दो यहां पर। सपोज करो मैंने यहां पे क्या रखा है, इसको ये दे दूं और इसको ऑरेंज कर दूं। मैंने यहां पे रखा है पॉजिटिव, और ये भी क्या है, अच्छा ये भी पॉजिटिव है, कोई नहीं रंग चेंज कर देंगे भाई। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, सोच के बताओ यार। दोनों के दोनों क्या करेंगे, दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कैसे पता चला, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल each अदर,
like charges repel each other. Okay. लाल रंग फिर से नहीं बे, इलेक्ट्रॉन के लिए काला नहीं लूंगा, स्क्रीन ही काली है। चलो लेट सपोज ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा। बोलोगे सर क्या बता रहे हो आप, ये सब तो हमको पता है पहले से, स्कॉलर जो है हम। ओके अच्छा देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जितना फोर्स F लगाएगा, ये भी उसी फोर्स F से इसको ढकेलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी पे चार्ज ज्यादा है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, बिल्कुल भी नहीं। न्यूटन का वो नियम याद है आपको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सम अमाउंट ऑफ डेफिनेट फोर्स। वो सेम फोर्स से ही उसको अट्रैक्ट करेगा। किसी का मास बड़ा है तो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करेगा वो, किसी का छोटा तो कम फोर्स लगाएगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा। तो ये अगर किसी फोर्स F से इसको ढकेलेगा तो ये भी किसी फोर्स F से ही इसको ढकेलेगा। समझ गए, ये इलेक्ट्रॉन इसको किसी फोर्स F से ढकेलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको किसी फोर्स F से ढकेलेगा। तो अगर इस पहले वाले ने इसको फोर्स F से ढकेला है तो ये पहला वाला भी इसको फोर्स F से ही ढकेलेगा। क्लियर एकदम। आ जाओ, सपोज करो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव को मैंने ग्रीन लिया है ना, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। और कैसा अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स F से, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स F से। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर किसी फोर्स F से, और ये अमाउंट ऑफ फोर्स सेम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस, unlike charges attracts each other, unlike charges attracts each other। बेसिक बेसिक सी बातें हैं बट ध्यान में रखना, आप सब काम में आएंगी भविष्य में। ओके और कोशिश करो कि आप लोग बुक्स को रीड करो, HC वर्मा जैसी बुक्स, अपने टेक्स्ट बुक, रीडिंग हैबिट डालो। जितना रीड करोगे कंसेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर होगा तुम्हारा। क्लियर एकदम। चलिए कंडीशन देखो, ये जो कंडीशन है कौन सी वाली, कि दो पॉजिटिव रिपेल होते हैं, दो नेगेटिव रिपेल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, पॉसिबल है बट कब, कंडीशंस ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, फॉर पॉइंट चार्जेस। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। समझ गए, ये जो रूल है ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। समझ गए, अगर वो पॉइंट चार्ज है तभी ये उसके अंदर ट्रू होल्ड करेगा। फॉर पॉइंट चार्जेस हम लोग आगे डिस्कस करके देखेंगे कि हाउ पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट एंड हाउ नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। धीरज रखना बस, अभी के लिए तुम्हारे मास्टर ने जितना बोल दिया उतना मान लो। ओके नाउ चार्जेस इनवेरिएंट का मतलब क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर मैं लाइट की स्पीड से भागता हूं तो मेरा मास बढ़ने लगेगा। समझ गए, मेरा मास क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ध्यान में रखना, वैसे ही अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव करते हैं तो क्या होगा, हमारा मास लेंथ टाइम जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, क्या पता उनमें वेरिएशंस आ जाए, वो चेंज हो, वो वेरिएंट हो। बट चार्ज इनवेरिएंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ओके चलो लिखो अभी यहां पर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज और सम फिजिकल क्वांटिटीज। ऊपर से लिखता हूं ना यार, यहां से क्या लिख रहा हूं, सम फिजिकल क्वांटिटीज like mass, time and length
varies when body travels with very high speed. When body travels with very high speed. ओके okay? और एक कंपैरिजन में इससे कर रहा हूं, इन कंपैरिजन विद स्पीड ऑफ लाइट. इन कंपैरिजन विद स्पीड ऑफ लाइट. ओके, तो ये चार्ज क्या होता है मेरे प्यारे भाई? इट इज इनवेरिएंट. चार्ज ऑन बॉडी इज इनवेरिएंट. ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े. अब थोड़ा समझ लेते कि इसका कहने का मतलब क्या है. फिर से ब्लैंक स्लाइड चाहिए भाई अपने को. लगता है मैंने ब्लैंक स्लाइड ऐड ही कम की है. चलिए देखिए यहां पर, लेट सपोज कि मेरे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 कूलम का है, वो अभी रेस्ट पर है. ओके, तो चार्ज चेंज नहीं होगा, बट इन केस अगर मैं उस चार्ज को किसी स्पीड से आगे थ्रो करता हूं, या फिर चार्ज की स्पीड आगे मेरी कितनी है? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है, तो भी वो चार्ज चेंज नहीं होगा, बॉडी पे 2 कूलम का ही रहेगा. ओके, मैंने क्या किया? मैंने स्पीड और इंक्रीज कर दी. स्पीड मैंने कितनी कर दी? अब स्पीड मैंने कर दी 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड. चार्ज बदलेगा? बिल्कुल भी नहीं. चार्ज तो भी नहीं बदलेगा, चार्ज +2 कूलम का ही रहेगा. मैंने स्पीड और ज्यादा कर दी. मान लो स्पीड कितनी कर दी मैंने? 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट के जितनी. ठीक है, पॉसिबल हुई तो भी चार्ज कितना होगा? +2 कूलम. मीन्स इन ऑल केसेस चार्ज विल रिमेन द सेम बिकॉज इट इज इनवेरिएंट. ध्यान में रखना, इन ऑल केसेस चार्ज will remain same. Charge will remain same because it is invariant. Okay, but mass, time and length will vary. ये वैरी करेंगे, बॉडी के ही वैरी करेंगे. जिस बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन उसका चार्ज वेरी नहीं करता. उसी बॉडी का मास वेरी करेगा, टाइम वेरी करेगा, लेंथ वेरी करेगा, लेकिन उस बॉडी का चार्ज वेरी नहीं करेगा. क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं. बिहेवियर ऑफ चार्जेस, आ जाओ. बिहेवियर ऑफ चार्जेस, तो सबसे पहला कंडीशन, चार्ज इज एट रेस्ट. चार्ज इज एट रेस्ट. तो बिहेवियर ऑफ चार्जेस विद इन द मोशन. ओके, मोशन में है, एक्सलरेट कर रहा है, तो सबसे पहला कंडीशन मैंने क्या लिया है? चार्ज इज एट रेस्ट. चार्ज इज एट रेस्ट. तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो मेरे प्यारे भाई एक बात ध्यान में रखना, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस. ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके आसपास एक फील्ड होता है जो मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा 4-5 लेक्चर्स के बाद में. ओके, तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस्ड. आगे बढ़ता हूं. अगर चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ओके, अगर चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इन केस अपने पास जो चार्ज है,
अपने पास जो चार्ज है, अब वो क्या कर रहा है, अब वो एक्सलरेट कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अब वो एक्सलरेट कर रहा है। तो यहां पर अब क्या पैदा होगा, यहां पर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होंगी। क्या पैदा होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होंगी। थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना। ओके, थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves. So if charge is at rest, only electric field will produced. If charge is moving with constant velocity, electric and magnetic field both are produced. If charge is accelerate, मतलब उसके अंदर अब क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होगा। ओके, चलिए थोड़ा अब देखिए, चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होगा, मतलब इनिशियल और फाइनल चार्ज क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। बट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ओके, ये नोट रखना, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अब देखो जरा, मैं यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की बात कैसे कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बॉडी नहीं बोली, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे एक सिस्टम बोला। सपोज करो कि आपके पास एक बलून है, ओके, और आपके पास वुलन का एक कपड़ा है, बलून और वुलन। सपोज करो कि आपने इन दोनों को रब किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसने गेन किया तो इसका चार्ज होगा -5, और इसने लूज किया तो इसका चार्ज होगा +5 इलेक्ट्रॉन। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो सिस्टम में दो बॉडी भी पॉसिबल है। सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। समझ गए, नेट चार्ज का मतलब क्या था, कि इसका चार्ज बॉडी का हमेशा कंजर्व्ड ही रहेगा। अगर मैं टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का बलून और वुलन के माध्यम से देखना चाहूँ कि इस सिस्टम में दो बॉडी रखी गई हैं, तो बलून और वुलन पे जितना चार्ज होगा वो मतलब कि उनका जो टोटल चार्ज होगा वही पूरे सिस्टम का चार्ज होगा। अब यहाँ पे सिस्टम का चार्ज कहाँ बदला, बॉडी का चार्ज बदल गया। यहाँ पे एक ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। समझ गए, तो एक के पास +5 ज्यादा हो गए, एक के पास +5 कम हो गए। सिस्टम का क्या बदला, कुछ भी नहीं, कांस्टेंट ही है। समझ गए, चलिए, तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। बहुत बढ़िया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, लेक्चर वैसे अपना समाप्ति की ओर ही है, ठीक है। बस मेरे को ना आपको एक एनिमेशन भी दिखाना है, ठीक है। चलिए, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, ध्यान से देखना। कंडक्टर्स का मतलब होता है विच हैव चलो, विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, which have free electrons to conduct electricity, which have free electrons to conduct electricity। क्लियर, इसका मतलब क्या होगा, which do not have free electrons for conduction और to conduct electricity और for conduction, ध्यान दो, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है। क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं किसी भी बॉडी पे,
किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। जैसे कि 2 मिनट में जरा पॉज करूं, मुझे एक एनिमेशन लगाना है। ओके ठीक है बच्चों, तो जरा सा ना मैं स्क्रीन को बंद करूंगा। आई गेस यार ये थोड़ा सा ना हैंग हो रहा है। थोड़ा सा ना ये अब हैंग करने लगा। क्या हो गया भाई इसको? आई गेस सॉफ्टवेयर ज़्यादा एक्टिव हो गया ना इसके लिए। थोड़ा सा कोशिश करना है यार, यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैंग हो रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको दिखा सकूँ वो चीज़। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो चलेगा लेकिन आप लोग देख लेंगे। ओके देखो, मेरे को ना ज़रा विंडो कैप्चर बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल स्क्रीन दिख रहा है अब आपको मेरा? ये देखो, ये ना माउस थोड़ा सा ना कंट्रोल के बाहर है। ये देखो, स्क्रीन देख पा रहे हो ना मेरा आप लोग? आई गेस दिख ही रहा होगा। देखो अब यहाँ पर देखो, मैंने अगर इसको क्या किया, मैंने इस पूरे रॉड को पॉजिटिव चार्ज कर दिया। ठीक है, ये मेरे सामने क्या है, कंडक्टर है। ध्यान से देखना, कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे हैं। ओके, कंडक्टर्स में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे हैं। ओके रुको जरा, काम करता हूं ना, ऐसे कर लेता हूं। अरे ये तो ससुरा और ही नाटक कर रहा है ये। चलो ठीक है, देखो कोशिश कर दें। यहाँ पे क्या आपका कंडक्टर्स है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर पा रहे हैं। ओके, अब अगर मेरे पास जो रॉड है जिसको मैंने पॉजिटिव चार्ज किया है, अगर मैं इसको इसके पास लेके आऊं, तो ध्यान से देखो, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इस एक साइड आ गए। सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में एक साइड हो गए और सारे पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो गए। देख पा रहे हो ना ये जो डिफरेंस है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड और सारे के सारे प्रोटॉन्स एक साइड। थोड़ा सा हैंग होगा वीडियो में, थोड़ा सा हैंग आपको दिखाई दे रहा होगा, बट कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो जैसे ही कोई पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी किसी कंडक्टर के पास जाती है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक साइड में चले आते हैं, और प्रोटॉन्स तो मूव नहीं करते, तो पॉजिटिव चार्ज वहीं पे रहता है। ओके, ये आपका न्यूक्लियस है। अब बोलोगे सर इंसुलेटर भी देखो जरा, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑर्बिट आपका क्या हो गया, कम ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। इसको हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, जो मैं आपको अगला टॉपिक में सिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, मैं अगर कंडक्टर के पास लेके जाऊंगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड खींच लेगा और सारे पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन्स को एक साइड रखेगा। तो पॉजिटिव चार्ज तो कहीं नहीं जाते हैं, ओके, बट इलेक्ट्रॉन्स एक साइड में चले आते हैं। ठीक है, अगर यही रॉड को मैं नेगेटिव चार्ज कर दूं तो क्या होगा, ध्यान देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स दूर भाग जाएंगे, समझ गए, और सारे पॉजिटिव चार्ज एक साइड में चले आएंगे। क्लियर एकदम? कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है बिल्कुल भी? चलिए, मेरे को ना जरा ये ना गूगल क्रोम बंद करना पड़ेगा, वरना सॉफ्टवेयर ऐसे ही ना हैंग होगा। कोई नहीं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे कहने की भावनाएं क्या है। ओके, मतलब कि जस्ट इमेजिन करिए कि मेरे पास एक मान लो स्पीयर है जो कि अभी के लिए न्यूट्रल बॉडी है। ओके, कंडक्टर से मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग देखेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज लाता हूं, तो इस पूरे के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होंगे, लेकिन सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक साइड में चले आएंगे। अभी भी बॉडी न्यूट्रल ही है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो गया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिला, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो ऑर्बिट कंप्लीटली फील्ड नहीं होता,
इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर बाकी रहते हैं उन्हीं को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, तो ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। देखो गूगल क्रोम बंद होते ही सॉफ्टवेयर मक्खन चलने लगा। लगता है ना इसका रैम मेरे को ज्यादा करना पड़ेगा। आर फ्री टू मूव। चलिए, एक्सपांडेबल तो है, वैसे बढ़वाना ही पड़ेगा। आइए, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, लेकिन हमने एनिमेशन में देखा कि वहां पे इंसुलेटर ये मूव नहीं कर रहे थे, केवल ऑर्बिट छोटा बड़ा हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू एटम। ये फ्री टू मूव नहीं होते। ये क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये फ्री टू मूव नहीं होते हैं। ठीक है, चलो, तो आज के लिए हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे दी एंड करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है यार लेक्चर को प्रिपेयर करने में, फाइल को प्रिपेयर करने में। हमको खुद भी नोट्स भी लिखने पड़ते हैं लेक्चर्स के लिए, ताकि लेक्चर को कट शॉर्ट जैसे जैसे लेना है हमको देखना पड़े। ठीक है, मैं अपने नोट्स इस वाली डायरी के अंदर लिखता हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स हैं। ठीक है, तो ऐसा ही नोट्स आपको भी तैयार करना है, समझ गए? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा ये क्लास थियरी रिवाइज करना है। ओके, तो अगले लेक्चर में क्या मिलने वाला, बाकी मैं अगर होमवर्क क्वेश्चन देके जाऊं तो लेट सपोज दिस इज फॉर योर होमवर्क। ट्राई करना है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, ये भी होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, ये भी होमवर्क है। ओके, मेथड ऑफ चार्जिंग तो अपना अगला टॉपिक है जो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, चलिए, तो अगले लेक्चर में आपको क्या क्या मतलब की करना है, तो ध्यान से देख लो यार। तो सबसे पहले आपको आज से जाने के बाद में सबसे पहले आपको 3 बुक्स बाय करनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज एमएसटी सीईटी पीवाईक्यू। ओके, एमएसटी सीईटी पीवाईक्यू मस्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। सेकंड, जेई मेंस पीवाईक्यू बाय करना है, लेटेस्ट वाला। अगर आप लोग अरियंत का बुक लेते हैं तो उसके अंदर पिछले 5-6 साल के ही दिए होते हैं। ओके, तो जेई मेंस की पीवाईक्यू ईयर में आपको बता दूं, फ्रॉम 2019 टू 2024 या 25 तक के मैं लूंगा, आप 24 तक की बुक बाय कर लेना, क्योंकि 25 का तो बुक अभी मार्केट में छप के मिल नहीं जाएगा ना। इसके लिए 25 के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे नक्की करवाऊंगा। देन प्लस फिर इसके बाद में क्या क्या करना है आपको, नीट के पीवाईक्यूज। ओके, नीट के तो सारे पीवाईक्यूज रहेंगे तो भी चलेंगे, नीट के पीवाईक्यूज। ये 3 चीज पहले कर लेनी है, खरीद कर रख लो। हार्ड कॉपी, पीडीएफ पे डिपेंडेबल मत रहो भैया, मैं भी पीडीएफ ही दूंगा, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ उसको रिवीजन के लिए रखो। जब काम लगे नोट्स देखना है, सर की वीडियो के लिंक में गए, डिस्क्रिप्शन में गए और आपको वहां पर वो पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, ये तो पहली चीज करनी है। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आज घर पे जाने के बाद में, सॉरी आप लोग तो घर पे ही हो, कहीं जाते नहीं हो। ठीक है, आज मैंने जितना भी सिखाया, आज मैंने जितनी भी थियरी आपको सिखाई, बिना देखे बिना नकल किए एक ब्लैंक पेपर लो। ओके, एक ब्लैंक पेपर लो, अगर औकात है तो ही करना। पूरे ब्लैंक पेपर पे आज आपने जितना भी पढ़ा बिना रिवाइज किए एक बार लिख लो, क्योंकि बिना रिवाइज के जब आप लोग लिखोगे ना, मैं आपको बताता हूँ ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी है, अगर किसी ने भी इसको कर लिया ना, उसको एग्जाम के दिन रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। देखो आप लोग मान लो मैंने आज आपको 100% जो भी सिखाया है, आप लोग पता सब है, समझा सब है, लेकिन आप लोग जैसे ही लिखने बैठोगे, सर ने क्या सिखाया था, शुरू किया था चार्जेस से, पहले मास से स्टार्ट किया था, तो मास के बारे में लिख लो। सीक्वेंस की चिंता मत करो, जो याद आता जाए उसको लिखो आप लोग। ओके, तो आपने उसको लिखा, तो लेट सपोज मैं मानता हूं पहले आपको स्टार्टिंग का सिर्फ 10% ही रिकॉल हुआ, 90% भूल गए, तब क्या करना है, फिर आपको बुक खोलनी है। ओके, आपको बुक खोलनी है, बुक के अंदर जो जो लिखा है, आपने जो भी नोट्स बना है उसको देखना है, पढ़ना है, फिर से बुक को बंद करनी है, फिर से लिखना स्टार्ट करना है। लेकिन अब कैसे लिखोगे,
अब आप लोग फिर से स्टार्टिंग से लिखोगे, फिर से स्टार्टिंग से लिखना है, क्योंकि अगर आप, क्योंकि स्टार्टिंग का लिखा हुआ तो याद ही है। फिर आप लोग ने लिखा लिखा लिखा, फिर आप लोग कहाँ तक पहुँच गए, आप लोग अब पहुँच गए 20% तक। अब इस 20% में ये 10% एक बार और रिवाइज हो गया, समझ गए। फिर क्या होगा, फिर बुक खोलना है, फिर देखना है, फिर स्टार्टिंग से लिखना है, फिर आपको स्टार्टिंग से ही लिखना है, फिर स्टार्टिंग से लिखना है। लिखे 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 लेट गेस कि आप लोग इस बार 30% तक पहुंच गए। अब इस एक 30% में प्रॉफिट क्या होगा, 10% वाला दोबारा रिवाइज होगा, 20% वाला एक बार रिवाइज होगा। अगली बार फिर करना है, 30% वाला फिर से रिवाइज होगा एक बार। ये एक्सरसाइज कम से कम आपको 3 महीने तक करनी है। ओके, मिनिमम से मिनिमम 3 मंथ्स ये एक्सरसाइज आपको करनी है। क्या मरवा बंद तो नहीं हो गया भाई? नहीं, ये एक्सरसाइज मिनिमम आपको 3 महीने करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में नहीं होता यार। मैं जब पढ़ता था नहीं होता था, एक बार में ये लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो कम से कम 8 से 9 बार प्रैक्टिस करोगे, डेली करोगे ना जिस दिन, उस दिन थोड़े समय के बाद धीरे 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 ये चीज़ आपको होगी। और जिस दिन आप लोगों ने 80 या 90% आउटपुट लिखने लग गए, तो समझ लेना कि आप लोगों की अब किस्मत चेंज होने वाली है, एग्जाम फोड़ने वाले हो। क्योंकि ये जो भी कर लेता है मेरे प्यारे बच्चों, वो स्टेट एग्जाम या नेशनल एग्जाम, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो टॉप के 10% बच्चों में काउंट होता है, समझ गए। अगर आपको टॉप के 10% में काउंट होना है तो ये रिवीजन का मेथड आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब मैं एक बात जानता हूँ, मालूम यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जब ऑफलाइन में बच्चों को बोलते हैं ना, तो भैया जब सामने सामने बोल रहे हैं तो भी नहीं करते वो। उनमें से कोई एक किया तो क्या, वरना वो अच्छा बच्चा भी नहीं करता डेफिनेटली। बट मेरी बात जो भी सुन रहा है, सबके दिल को तो नहीं, बट एक के दिल को भी अगर ये बात लग गई ना कि बच्चा तू बस मेरा साथ दे, तेरे को एग्जाम क्लियर करवाना, फिर इस सब्जेक्ट में 45+ लेके आना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। बस भगवान की दुआ रहे कि ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू चलती रहे, बस कोई प्रॉब्लम ना आवे, ना तेरे ऊपर ना मेरे ऊपर, तो कंटिन्यू चलती रहेगी ये, क्योंकि जॉब के साथ में इसको भी मैनेज करना पड़ता है मुझको, ठीक है बच्चों। चलो, तो रिवीजन करना अच्छे से करना, और रिवीजन का यही मेथड ही रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये 3 चीजें आपको करनी है। आपको क्या करना है, सारे के सारे आज के थियोरी नोट्स रिवाइज करने हैं, ओके। और जब हम लोग अगला लेक्चर अपना स्टार्ट होगा, तब हम लोग समरी देते हुए पिछले लेक्चर का स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। ओके, अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर कीजिए उनके साथ में भी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।